हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर के साइंस के पार्ट को कवर करने वाले हैं। ये साइंस का डे 12 होने वाला है। इसके पहले के साइंस के डे 1 to 11 वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर आपके वीपीएससी पीटी के लिए बेस्ट रिवीजन का सोर्स है। तो आप जो है हमारे चैनल पे इसके सारे सब्जेक्ट के वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही कम टाइम बचा है और यही मौका है अपने रिवीजन को एक हाई पिक देने का। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर पसंद आए तो अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही डार्क है, क्लियर तो दिख नहीं रहा, बट मैं कोशिश करती हूँ। पादप रोग, पादप चक्र, पादप प्रजनन और पोषक तत्व, ये इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक है। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो है क्लियर दिख नहीं पा रहा है। चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पौधों में जीवाणु जनित रोगों के समूह की पहचान करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कपास का ब्लैक आर्म, सिट्रस कैंकर, गेहूं का तेंदू रोग। पहला समूह पौधों का फफूंद जनित रोग है। तो फफूंद जनित रोग में आते हैं गेहूं का जंग, मूंगफली का टिक्का, गन्ने का लाल सड़न, आलू का प्रारंभिक झुलसा रोग, अंकुरों को नम करना, आलू का पछेती तुषार रोग, चावल का बकन्ना रोग, क्रूसीफर्स का सफ़ेद जंग। दूसरा समूह जो जीवाणु जनित रोग है उनमें आते हैं कपास की ब्लैक आर्म, साइट्रस कैंकर, गेहूं का तेंदू रोग, आलू का मुरझाना, धान का जीवाणु जनित झुलसा रोग, गोभी का काला सड़न रोग, गन्ने की लाल पट्टी। तीसरे समूह में जो है वो पौधों में वायरल रोग हैं, जिनमें है गन्ना मोजेक, केले का गुच्छेदार शीर्ष, टमाटर का रिंग स्पॉट, तंबाकू का मोजेक रोग, आलू की पत्ती मुड़ना, भिंडी की पीली सिरा मोजेक। अगला प्रश्न है, पादप रोगों की निम्नलिखित शब्दावलियों और दिए गए युग्मों पर विचार करें। कितने युग्म सही सुमेलित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इनके सही सुमेलित जोड़ों को हम देख लेते हैं, ये रहे यहाँ पे। रोगजनक जीव मुख्यतः वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी हैं। मेजबान वह जीव है जो अपने शरीर के अंदर या उसके निकट किसी अन्य जीव के साथ सजीवी संबंध विकसित करता है। वेक्टर एक वाहक जीव है जो स्वयं रोग उत्पन्न नहीं करता, बल्कि रोगजनकों को संचारित करके संक्रमण फैलाता है। अगला प्रश्न है, पादप रोगों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 3 सही है। आलू का लेट ब्लाइट, पछेती झुलसा रोग एक फफूंद जनित रोग है जिसे निचली पत्तियों पर हल्के हरे किनारों के साथ पानी से भीगे गहरे हरे से काले या बैंगनी रंग के घाव हो जाते हैं। जौ का पीला बौना, BYD चारागाह की घास और खरपतवारों को बाधित करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों का सुमेलित करना है। एक तरफ जो है सूची 1 में है फसल और दूसरी तरफ है रोग इनके, तो इनका करेक्ट आंसर देखते हैं, ये रहा। चावल का हो जाएगा झुलसा रोग, कॉटन का हो जाएगा ब्लैक आर्म, टमाटर कैंकर, आलू रिंग रॉट। अगला प्रश्न है, गेहूं ब्लास्ट रोग एक अत्यधिक विनाशकारी संक्रमण है जो मुख्य रूप से गेहूं की फसलों को प्रभावित करता है। यह खाद्य सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका और दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। यह रोग किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कुकुरमुत्ता कवक। नेक्स्ट है,
चावल की खेती 2 चरणों में की जाती है। सबसे पहले बीजों को नर्सरी बेड में बोया जाता है, जहां वे अंकुरित होकर पौधे बनते हैं, जिन्हें फिर अच्छी तरह से तैयार किए गए खेत में रोपा जाता है। डैश एक फफूंद जनित रोग है जो बासमती चावल की फसलों को विशेष रूप से अंकुरण अवस्था में प्रभावित करता है। हालांकि संक्रमित पौधों को रोपण के बाद भी यह संक्रमण का कारण बन सकता है। इस संदर्भ में ऊपर चर्चा की गई बीमारी की पहचान करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पैर सड़न या फुट रॉट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ कथन और कारण दिया गया है। कथन है रंध्रों का खुलना और बंद होना पोटेशियम आयन प्रवणता पर निर्भर करता है। कारण है रंध्रों की रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन आसपास के असामयिक दबाव को नियंत्रित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो ए ना ही दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण विशेष कोशिकांगों में होता है जिन्हें कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास अधिक विकसित नहीं होता तथा द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालीदार सिरा विन्यास जड़ों की द्वितीयक वृद्धि होता है। एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है, द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है द्विबीजपत्री बीजों में 2 भ्रूणीय पत्तियां या बीजपत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री की श्रेणी में आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 4 और 5, सेब और फूल गोभी। नेक्स्ट है, उसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक बीजपत्री में कौन कौन आते हैं? तो लहसुन, गेहूं, मक्का, घास, प्याज, ये सभी एक बीजपत्री हैं। सेब, फूल गोभी, नाशपाती द्विबीजपत्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत के उभयचर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आदिम स्थलीय पौधे शामिल है जो नम और छायादार स्थानों में उगते हैं। इन्हें उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें बढ़ने के लिए जमीन और पानी दोनों की जरूरत होती है। ये मूल रूप से स्थलीय पौधे हैं जिन्हें अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पानी की जरूरत होती है। अभिकथन है न्यू मेटोफोर दलदली मिट्टी के पौधों में पाए जाते हैं। कारण वे संशोधित जड़ें हैं जो जमीन से निकलकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तथा श्वसन क्रिया करते हैं। करेक्ट आंसर इसका देख लेते हैं क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 8 सही है लेकिन 1 गलत। अगला प्रश्न है फिर से है अभिकथन और कारण। अभिकथन है कीटभक्षी पौधे कीटों को फंसाने और पचाने के लिए अपनी पत्तियों को विभिन्न आकार में परिवर्तित करते हैं। कारण उनके पास संशोधित पत्तियां हैं जो उनकी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अभिकथन और कारण सत्य है और इसकी सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है बाह्य दलपुंज, पुष्प दलपुंज, पुमंग, जायंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फूलों के भाग। बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। इसकी इकाई को बाह्य दलपुंज कहते हैं और इसका रंग हरा होता है। कोरोला ये पुष्प का बाह्य दलपुंज परत के बाद का चक्र है। इसकी इकाई को पंखुड़ी कहते हैं। यह चमकीले रंग का होता है। पुंकेसर पुष्प का तीसरा चक्र है तथा इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। जायांग पुष्प का चौथा चक्र है। इसकी इकाई को कॉर्पेल कहते हैं। फिर से सूचियों को सुमेलित करना है तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाना, अंडाणु कोशिकाएं भ्रूण में परिवर्तित, बीजांड बीजों में परिवर्तित, ध्रुवीय निकाय एंडोस्पर्म में परिवर्तित। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प को चिन्हित करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्याज तने का संशोधित रूप है। नेक्स्ट है इस शारीरिक प्रक्रिया में अतिरिक्त पानी पौधों से बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गुटेशन या बिंदु उत्सर्जन। नेक्स्ट है भूमिगत तनों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। बल्ब हो जाएंगे प्याज और लहसुन, प्रकंद अदरक, हल्दी और केला, तनाकंद आलू, कॉर्न में आ जाएंगे अरबी और जिमीकंद।
नेक्स्ट है क्रिसमस ट्री किस प्रकार के पौधों का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले पौधे हैं, बीज नग्न होते हैं और मेगास्पोरोफिल से जुड़े रहते हैं। साइकेड और कॉनिफर जिम्नोस्पर्म के दो प्रकार हैं। पाइनस लंबे शंकुधारी पौधे हैं जो आकार में शंकुआकार होते हैं, इसलिए इसे क्रिसमस ट्री माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कितने कथन सत्य हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 2 इनमें से सत्य हैं। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन सा सही है। 1 और 2 जो है ये सही है, इन्हें देख लेते हैं। बाहरी बीजपत्र और बीजपत्र को पौधों का अनावश्यक भाग कहा जाता है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम फूल के वास्तविक प्रजनन भाग हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके कारण एंजियोस्पर्म प्रमुख वनस्पति है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी विविध आवासों में अनुकूलन की शक्ति। एंजियोस्पर्म के अन्य उदाहरण हैं अनाज में गेहूं मक्का, फल में सेब अमरूद, फूल में लिली सूरजमुखी, सब्जियां टमाटर आलू, वृक्ष ओक मैग्नोलिया। नेक्स्ट है कोनिफर बहुत अधिक बर्फ और कम पानी की उपस्थिति के साथ चरम वातावरण और यहाँ गर्म होना चाहिए, गर्म वातावरण और ठंडी जलवायु को सहन कर सकते हैं। इसका कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मोटी मोमी क्यूटिकल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ये गलत है, बाकी सही है। तने का वह क्षेत्र जहाँ पत्तियां जन्म लेती हैं उसे नोट्स कहते हैं। पत्ती का हरा फैला हुआ भाग जिसमें सिराएं होती हैं उसे लेमिना कहते हैं। पुष्प कली में बाह्य दल और पंखुड़ियों की व्यवस्था को पुष्प गुच्छ विन्यास के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट है नींबू और बोगनविले जैसे कई पौधों में कांटे पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा खुद कांटों को बदल लेता है। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तने की अक्षीय कलिकाएं। अक्षीय कलिकाएं शाखाओं या फूलों के बजाय कांटों में विकसित हो सकती हैं। अक्षीय कलिकाओं में मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते हैं जो विभिन्न संरचनाओं में विभेदित होने में सक्षम होते हैं। कुछ आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों में ये कलियां कांटों का निर्माण कर सकती हैं। कक्षीय कलियों से बने कांटों वाले सामान्य पौधों में गुलाब, नींबू वर्गीय पौधे और नागफनी शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 2 स्टोमेटा पत्तियों की एपिडर्मिस पर मौजूद संरचना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है मूल रोम एपिडर्मल कोशिकाओं के एक कोशिका विस्तार है। मूल रोम के कार्य को पहचाने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करना। मूल रोम जड़ को बाह्य त्वचीय कोशिकाओं के छोटे बाल जैसे विस्तार होते हैं जो जड़ों के सतही क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा देते हैं, जिससे मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। जड़ के रोम मृदा सूक्ष्म जीवों जैसे माइकोराइजल कवक और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो पोषक तत्वों के अवशोषण में और सहायता कर सकते हैं। जड़ के रोम कुशल जड़ और पोषक तत्व अवशोषण के लिए आवश्यक हैं, जो सीधे पौधों की वृद्धि और विभिन्न वातावरणों में पनपने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लाज्मा झिल्ली के लिए सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इसमें कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। फिर से दिया है सूची, एक को दूसरे से सुमेलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए इसे मैच कर लेते हैं। 4 1 3 2 A4 B1 C हो जाएगा आपका 3 और D 2, यानी फल अंडाशय, बीज बीजांड, लकड़ी तना, स्टार्च पत्ती। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। आलू के पौधों की आँख क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ब्रायोफिलम पत्ती की कली। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन की प्रक्रिया का प्रयोग करके शर्करा को अल्कोहल में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी खमीर या ईस्ट। ईस्ट जीवाणु होते हैं जिनका उपयोग किण्वन की प्रक्रिया में किया जाता है। किण्वन से अल्कोहल बनता है। यह प्रक्रिया एक एंजाइम जैमेज की उपस्थिति के कारण होती है जो खमीर में मौजूद होता है। मोल्ड फंगस हैं जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और पचाने के लिए जाने जाते हैं। मोरल
कवक हैं जो चिकित्सा उद्योग में उनके एंटीऑक्सीडेटिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी बायोएक्टिविटीज के लिए उपयोग किए जाते हैं। पोर्सिनी मशरूम की एक किस्म है जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, फ्लोएम भोजन की पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जो सही है इन्हें देखते हैं, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर, कमल और कुमुदनी की पत्तियां पानी को क्यों विकसित करती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उनकी सतहें छोटे पैमाने पर उभड़ खाबड़ हैं और मजबूत सतह तनाव के कारण पानी निचले हिस्से को छू नहीं सकता। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 जो है वो सही है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है, बाकी सही है। केला, मेसोकॉर्प, अंगूर, फली, पाइन, सेब, हरित दल। लीची जो है वो मांसल एरिल है, अनानास ब्रैक्ट, सेब मांसल थैलेमस, आम मेसोक्रैप, नारियल भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से सही हैं, तो करेक्ट आंसर इसका देखते हैं क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 जो है वो सही है। कुल सौर ऊर्जा में से 1 से 2% सौर ऊर्जा का उपयोग पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। अवशोषित जल का केवल 1% ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट है, प्रोबायोटिक्स प्रतीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और पाचन को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोबायोटिक्स पर लागू होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जीवित सूक्ष्मजीव खाद्य अनुपूरक। प्रोबायोटिक्स को अच्छे बैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। जब इनका सेवन किया जाता है या शरीर पर लगाया जाता है तो ये स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। इन्हें दही और अन्य किण्वित खाद्य पदार्थों में पाया जा सकता है। प्रोबायोटिक्स के कुछ लाभ इस प्रकार हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में, पाचन में सुधार, बेहतर श्वास, स्वस्थ त्वचा, वजन घटाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 2। क्विनीन और क्विनिडीन मुख्य रूप से सिनकोना पौधों से प्राप्त होते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर, स्वपरागन से निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अंतःप्रजनन। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के परागन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से वो सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इनमें से जो है एक सुमेलित है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। वायु परागन, एनिमोफिली, कीट परागन, एंटोमोफिली, जल द्वारा परागन, हाइड्रोफिली, पशु द्वारा परागन, जोफिली, पक्षियों द्वारा परागन, ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट है, परागकणों का परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागन कहलाता है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। पिचर प्लांट, सन ड्यू, ब्लेडर वॉट कीट भक्षी पौधों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, काई और फर्ण जैसे बीजाणुओं द्वारा पुनरुत्पादित पौधों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्टोगेम्स। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स पानी पर निर्भर होते हैं क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टेरिडोफाइट्स के समान नर युग्मकों के परिवहन के लिए पानी आवश्यक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर, विकास को जीवित प्राणी की सबसे मौलिक विशेषताओं में से एक माना जाता है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पौधे अपने पूरे जीवन में असीमित वृद्धि की क्षमता बनाए रखते हैं। पौधों की असीमित वृद्धि क्षमता मेरिस्टेम की उपस्थिति के कारण होती है।
अगला प्रश्न है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आमतौर पर पौधों के ऊतकों में बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से किसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 2 और 3। तो इसमें हो जाएंगे हाइड्रोजन, कार्बन और गंधक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पादप हार्मोन के निम्नलिखित युग्मों और उनके प्रभावों पर विचार करें, कौन सा सही सुमेलित है? तो करेक्ट आंसर इसका देखते हैं क्या हो जाएगा, ए, यानी 1 और 4 जो है सही सुमेलित है। ऑक्सीन कोशिकाओं को लंबे समय तक बढ़ने में मदद करता है। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों के मुरझाने का कारण। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे जीव हैं जो पुनर्जनन में सक्षम हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, हाइड्रा और प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है, बाकी सभी सही है। इन्हें देख लेते हैं। एक लिंगी फूलों में या तो पुंकेसर होते हैं या स्त्री केसर। द्विलिंगी पुष्पों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों होते हैं। पुंकेसर प्रजनन के लिए आवश्यक परागकणों का उत्पादन करता है। ऐसे फूल जिनमें या तो स्त्री केसर या पुंकेसर होते हैं, एक लिंगी माने जाते हैं। वे अधूरे फूल हैं जो केवल क्रॉस परागण के माध्यम से पुनरुत्पादित कर सकते हैं। पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल अंडाशय मादा हैं, जबकि पुंकेसर फूल का नर प्रजनन अंग है, इसलिए विकल्प भी गलत है। उभयलिंगी फूल वे होते हैं जिनमें मादा के साथ साथ नर प्रजनन अंग भी पाए जाते हैं, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों, इसलिए विकल्प सी सही है। पुंकेसर में परागकण होते हैं जो पौधों के प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के कौन से घटक फूल के प्रजनन भाग का निर्माण करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एंड्रोइसियम और गाइनोइकियम। एंड्रोइसियम यह फूल का नर प्रजनन अंग है। इसमें पुंकेसर शामिल है जो 2 भागों से बने होते हैं, तंतु और परागकोश। परागकोश नर युग्मक शुक्राणु युक्त पराग के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। गाइनोइकियम यह फूल का मादा प्रजनन अंग है। इसमें 1 या अधिक अंडक होते हैं। प्रत्येक में एक अंडाशय, शैली और कलंक होता है। अंडाशय में अंडाणु होते हैं जो मादा युग्मक अंडे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर का डे 12 यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और हमारा जो छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे अचीव करने में हमारी हेल्प करें। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। साथ ही इसमें और भी कंटेंट्स, करेंट अफेयर्स, इन सभी के भी वीडियोज़ भी अवेलेबल है, आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप मोटिवेटिंग अस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।